तो शुरू करते हैं इस वक्त जो सबसे चर्चा में विषय है। पुलवामा के गुनहगार मसूद अजहर को टेररिस्ट करार देने में चीन ने चौथी बार 10 साल में 4 बार एक बार फिर अपने वीटो का इस्तेमाल किया। इसकी क्या वजह है? इस बार हम लोगों को उम्मीद थी कि शायद उनका रुख कुछ बदलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। क्या इसको आप कहीं ना कहीं अपना डिप्लोमेटिक फेलियर भी मानते हैं? देखिए, इसको डिप्लोमेटिक फेलियर मान लेना यह उचित नहीं होगा, क्योंकि भारत ने बहुत सारी डिप्लोमेटिक सक्सेस भी विगत 5 वर्षों में हासिल की है। और कूटनीतिक कामयाबियों का जहां तक सवाल है, कूटनीतिक कामयाबियां हमारी इतनी ढेर सारी हैं कि यदि मैं बहुत डिटेल में जाकर इसकी चर्चा करूं तो बहुत लंबा समय लगेगा। हाँ, लेकिन जहां तक मसूद अजहर को ब्लैक लिस्ट करने का प्रश्न था, इस मामले में एक टेक्निकल होल्ड ये चाइना की तरफ से आया है, उसके कारण उसको जो है ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा सका है। लेकिन एक बार और हम उस प्रयत्न करेंगे और मैं समझता हूं कि उसमें हमको कामयाबी निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन दुनिया के आप देख रहे हैं कि अधिकांश देश, सिक्योरिटी काउंसिल के अधिकांश मेंबर्स इस पक्ष में हैं कि मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। यह भी तो हमारी एक कामयाबी है। केवल एक देश के द्वारा सपोर्ट न हासिल होने के कारण यह मान लेना कि हमको कूटनीतिक कामयाबी नहीं मिली, यह उचित नहीं होगा। मिलेगी, हमारी कोशिश होगी। तो भारत के सामने अब विकल्प क्या है? चीन को लेकर क्या विकल्प है? हम कैसे इसको हासिल कर पाएंगे? चीन के साथ हमारी बातचीत होगी। और क्या हम ये उनको बताएंगे कि हम इस बात से काफी निराश हैं? पहले हम भारत कभी निराश नहीं होता है। अब उनके कुछ कारण रहे होंगे, अब उन कारणों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम चाइना को भी कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। चाइना भी हमारा पड़ोसी देश है, और एक बार मसूद अजहर को लेकर उसके जिस प्रकार के समर्थन की अपेक्षा थी, वह समर्थन हमें हासिल नहीं हुआ, तो इसके कारण हम बहुत परेशान हो, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आश्वस्त हूं, कामयाबी आज नहीं तो कल कामयाबी मिलेगी। राजनाथ जी, देश में कुछ एक ऐसा माहौल बन रहा है इस वजह से। अब देखिए, डिप्लोमेटिक सक्सेस के बारे में एक बात और मैं कहना चाहूंगा राहुल जी, कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में यहां के विदेश मंत्री को आमंत्रित किया गया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट के यहां पर रहते हुए तो कोई यह कल्पना भी कभी नहीं कर सकता था कि लगभग 57 देशों का जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, वह कभी भारत को ससम्मान इनवाइट करेगा अपने सम्मेलन में। लेकिन आपने देखा कि यह पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इनवाइट किया। और मैं समझता हूं कि इससे बड़ी कूटनीतिक कामयाबी हमारी और क्या हो सकती है। जी, ये सबको देखते हुए और भी अजीब लगता है कि चाइना का रुझान इतना ज्यादा पाकिस्तान की ओर है। अब होंगे कुछ कारण, हर देश की अपनी अपनी कुछ मजबूरियां रहती हैं, कुछ कारण रहते हैं, कुछ उनके अपने होते हैं, कुछ उनकी कुछ जरूरतें होती हैं जो किसी देश से पूरी होती होंगी, कुछ होता होगा। अब उसके विस्तार में जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यदि एक बार भी ऐसा नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, तो इसके कारण हम चीन के साथ अपने रिश्ते तोड़ लें, मैं समझता हूं कि यह कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं होगी। चीन के प्रति ऐसा माहौल बन रहा है कि उनके जितने भी यहाँ प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग बैन करें, या जैसे कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में इतने आ रहे हैं, उस पर भी उंगली उठाई जा रही है। क्या आप मानते हैं कि ऐसा हमें करना चाहिए? देखिए, व्यक्तिगत रिश्तों का भी यहां तक प्रश्न होता है। अब हमारे और राहुल जी के बीच के रिश्तों का जहां तक प्रश्न है, कोई छोटी सी बात हो हम रिश्तों को तोड़ लें, इसे बुद्धिमानी नहीं कहा जाएगा। हो सकता है कभी कभी कुछ आपकी भी कंपल्सन्स होती हैं, जिनके कारण जिस प्रकार की हमारी व्यवहार की अपेक्षा रहती है आपसे, वह नहीं हो पाती है पूरी। होंगे कुछ कारण, लेकिन जो रेशनल होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो इन सब सारी चीजों के संबंध में फैसला करने में समय लेते हैं। 1, 2, 3 घटनाओं के कारण ही रिश्ते नहीं टूटते। हम रिश्ते बनाकर रखने की कोशिश करेंगे। आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आपको अभी भी काफी उम्मीद है कि चीन अपना, मैं आश्वस्त हूं कि वो अपना, तो समय लग सकता है, लेकिन चीन भी रास्ते पर आएगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। और जल्दी ही आएगा। 6 महीने के लिए तो बात टल गई है, मगर 6 महीने का है। और उसके बाद 2-3 महीने का ज्यादा से ज्यादा कोई और ले सकता है, टेक्निकल होल्ड ये कर सकते हैं जी। नहीं तो मुझे कामयाबी मिलेगी, मैं आश्वस्त हूं। आपने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा भारत ने पाकिस्तान पर 3 सर्जिकल स्ट्राइक्स की, 2 के बारे में तो आपने बात करी,
और तीसरे के बारे में आपने कुछ तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैंने ये नहीं कहा कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक की। जी। पाकिस्तान के ऊपर मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि विगत 5 वर्षों में 3 बार हम लोगों ने स्ट्राइक की है। अच्छा, तो दो की तो सबको जानकारी है। तो इसका मतलब ये तीसरी कहाँ हुई है? तीसरी, बस इतना ये बात तो तय है कि मैं गलत नहीं बोल सकता हूं जी। लेकिन तीसरी की आप यहां पर भी मैं चर्चा नहीं करूंगा, उसका खुलासा नहीं करना चाहूंगा। बहुत लोगों को मालूम है, जानते हैं। और आपने ये भी छोड़ दिया है कि 2 मैंने पाकिस्तान में कहा, तो तीसरी पाकिस्तान पे नहीं हुई है, ये ऐसा कुछ आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, हाँ, वो नहीं है, बस ये इसको तो कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं। वो तीसरी पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में तो 2 ही है। अच्छा, तीसरी पाकिस्तान में नहीं, कहीं और हुई है। हाँ, ये सच्चाई है। राजनाथ जी, एक चीज जो बार बार आ रही है, बालाकोट पे हुई एयर स्ट्राइक्स के जो आंकड़े हैं, तरह तरह की बातें चल रही हैं। अमित शाह जी ने कुछ 250 कहा, कोई 300 कह रहा है, कोई 350 कह रहा है। कुछ इस तरह की भी बातें हुई हैं कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बताया था कि उस वक्त जो है करीब वहां 300 मोबाइल फोन कनेक्शन वगैरह थे। तो नंबर कुछ 300 के आसपास की बात सब लोग कर रहे हैं, तो इसको खुलकर सरकार क्यों नहीं बोलती? देखिए, यहां पर मैं नंबर की चर्चा करना नहीं चाहूंगा और चर्चा करने का कोई औचित्य भी नहीं है जी। और सचमुच ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी के द्वारा ये पूछा जाता है कि ये बतलाइए कि जो एयर स्ट्राइक हुई तो एयर स्ट्राइक में कितने लोग मारे गए। ये पूछा भी नहीं जाना चाहिए। यदि कोई भारतवासी इस संबंध में प्रश्न पूछता है तो इसका मतलब कि हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम पर वह सवालिया निशान लगाने की यह कोशिश कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज, यह जाहिर है कि एयर स्ट्राइक हुई, इसमें कहीं दो मत नहीं है। यह भी सच है, एयर स्ट्राइक के कारण जो है पाकिस्तान बहुत ही परेशान हुआ है, पाकिस्तान सदमे में रहा है, इसमें भी कहीं दो मत नहीं है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि इस सच्चाई को समझते हुए भी लोग क्यों अनावश्यक इस प्रकार के सवाल उठा रहे हैं कि कितने लोग एयर स्ट्राइक में मारे गए। वह क्यों भारत में रहने वाले कुछ लोग अथवा कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता क्यों सदमे में है। पाकिस्तान सदमे में हो इस एयर स्ट्राइक के कारण तो बात समझ में आती है, लेकिन इनके भारत में रहने वाले नेताओं को सदमे में आने का क्या कारण है, क्यों परेशान है वो, उससे यह बात हमारी समझ में नहीं आती। पिछली बार भी ऑपोजिशन ने कुछ इस तरह की बातें की थी। इनफैक्ट राहुल गांधी जी ने यह तक कहा था कि हमारे समय में भी बहुत सारी स्ट्राइक्स हुई थी, पर हमने उसकी कोई ऐसी मार्केटिंग नहीं की थी। मैंने हुई हो, हम मार्केटिंग कहां कर रहे हैं, मार्केटिंग हमारी सरकार ने नहीं किया। हाँ, यह सच है कि हम अपने जो हमारे एयरफोर्स के जवान थे, उन जवानों की शौर्य पराक्रम की हमने प्रशंसा की। क्या यह नहीं किया जाना चाहिए? हमको गौरव की अनुभूति हुई है, एक सेंस ऑफ प्राइड उसके कारण हम लोगों के अंदर आया है। तो राजनाथ जी, अब आगे क्या होगा? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कह रहे हैं कि वो बात करने के लिए तैयार हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब बात करने का समय आ गया है? आगे आप इसको कैसे देखते हैं, इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप को आप आगे? देखिए, पहले तो पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने हैं, उन सारे आतंकवादी ठिकानों को समाप्त करने की पहल पाकिस्तान की सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान की धरती पर न पनपने पाए, उनको कहीं से भी किसी प्रकार का कोई संरक्षण न मिले, यह कोशिश पाकिस्तान की सरकार से के द्वारा की जानी चाहिए। यदि ऐसा प्रयत्न पाकिस्तान की गवर्नमेंट यदि करती है तब फिर उसके साथ बातचीत हो सकती है। लेकिन अब आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। तो अभी हम कहीं ना कहीं तो ईमानदारी पाकिस्तान में दिखनी चाहिए ना, कि नहीं वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहता है, आतंकवाद के वो खिलाफ है, अपनी सरजमी पर उन्हें पनाह नहीं देगा। तो हम किस तरह का कदम देखना चाहते हैं उनसे, कि वो क्या करें कि हम टेबल पे आकर उनसे बैठ के बात, आतंकवादी ठिकानों का सफाया करें और हमने इस तरह की चोट पर कहें कि हम आतंकवाद को पाकिस्तान की सरजमी पर पनपने की इजाजत नहीं देंगे। तो जब इस उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करें, प्रभावी कार्रवाई करें, तो पाकिस्तान के साथ तब बातचीत हो सकती है। हमारा पड़ोसी देश है, हम लोग भी चाहते हैं कि अच्छे रिश्ते रहें, लेकिन ये आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। एक मत राजनाथ जी ये भी है कि हमको पाकिस्तान के संग क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, वहां के पाकिस्तानी स्टार्स को बॉलीवुड में काम करने नहीं आना चाहिए। क्या आप इस मत से सहमत हैं? देखिए, इस समय हालात तो जैसे हो गए थे, तो मैं समझता हूं कि किसी भी देशभक्त व्यक्ति का जो है दिल गवारा नहीं करेगा। अब लेकिन समय के साथ सब सारी चीजें बदलती रहती हैं। वर्ल्ड कप में इंडिया को पाकिस्तान के संग खेलना चाहिए कि नहीं? अब ये उसके वर्ल्ड कप के लोग फैसला करें और पाकिस्तान की ये जो बीसीसीआई है ये फैसला करे।
इसके बारे में मैं कोई सुझाव नहीं देना चाहता हूं। यदि कोई सुझाव यदि वो मांगेंगे तो मैं सुझाव दूंगा उनको क्या करना चाहिए। कुछ बड़े क्रिकेटर्स ने यह भी कहा है कि ना खेलने से हम ही को घाटा है, हम उनको आगे बढ़ने देंगे, 2 अंक अपने उनको देंगे, जबकि टीम हमारी स्ट्रांग है, हरदम वर्ल्ड कप में हराती आई है, तो अगर खेलेंगे तो उनको हरा के हम उनको पीछे छोड़ेंगे। नहीं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं जी, वो क्या चाहते हैं, पहले फैसला ये उनको लेना है। हर संस्था की एक अपनी ऑटोनॉमी होती है, मैं ये ऑटोनॉमी उनको भी देता हूं कि आप इस संबंध में फैसला करिए, लेकिन सोच समझ कर फैसला कीजिए। और कोई भी फैसला करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान के ऊपर किसी प्रकार की चोट न पहुंचने पाए अथवा कोई सवालिया निशान न लगने पाए, यह सावधानी बरतते हुए फैसला करना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की जो भावना है इस वक्त भारत और भारतीयों में, उसका आप सम्मान करते हैं। आप कह रहे हैं कि इस तरह की भावना हो सकती है और उसका होना जायज है। बिल्कुल। पुलवामा के हमले को लेकर भी राजनाथ जी एक बात आती है कि इतना सारा सीआरपी के काफिले पर इतना बड़ा हमला हुआ, इतना सारा क्या कहते हैं एक्सप्लोसिव मटेरियल जो है वहां गया होगा, तो ये कोई कहीं ना कहीं हमारे इंटेलिजेंस फेलियर की निशानी नहीं है? कहीं हमसे भी कुछ गलती और भूल चूक नहीं हो गई है? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलती हैं कि इस प्रकार की वारदात कहीं पर हो सकती है घटित, लेकिन कभी कभी स्पेसिफिक जानकारी नहीं मिल पाती कि लोकेशन उसकी क्या होगी। यह होगा कि इस जिले में होगी, इस सब डिवीजन में हो सकती है, यहां हो सकती है। स्पेसिफिक लोकेशन की जानकारी कभी कभी नहीं हो पाती है। लेकिन इस संबंध में मैं साफ तौर पर यदि कुछ कहना चाहूंगा तो पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन इस समय चल रही है। इन्वेस्टिगेशन का काम पूरा हो जाने के बाद ही तब मैं कुछ कह पाऊंगा, क्योंकि उस बीच कुछ कहना मैं समझता हूं कि यह भी अपने में आधा अधूरा होगा। राजनाथ जी, कश्मीर की समस्या का क्या हल है? अब हम वहां पर नॉर्मलसी लाने की कैसे प्रयास करेंगे? वहां चुनाव की हम कब उम्मीद कर सकते हैं? चुनाव जल्दी ही होगा। अभी आपने देखा होगा कि लोकल बॉडीज के चुनाव वहां पर हम लोगों ने संपन्न कराए हैं जी। और लोकल बॉडीज के रूरल पंचायतों के चुनाव भी हुए हैं और जो नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव भी वहां पर हुए हैं और आगे लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। और मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है, वो भी जल्द फैसला कर लेगा कि विधानसभा के चुनाव भी कब होंगे। तो चुनाव तो होंगे और हम लोग भी चाहते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट हो और ठीक तरीके से जम्मू कश्मीर की सरकार चले और वहां जम्मू कश्मीर का एक डेवलपमेंट हो। यही ख्वाहिश हम लोगों की भी है। एक मत यह है कि इस वक्त चुनाव साथ में न कराकर हमने पाकिस्तान के सामने थोड़े घुटने टेके हुए हैं कि हम घबराए हुए हैं, इसलिए हमने नहीं चुनाव नहीं, लोकसभा का चुनाव तो साथ हो ही रहा है ना जी। इलेक्शन कमीशन को फैसला करना था कि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, अथवा विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में कुछ गैप देकर वहां पर कराना चाहेंगे। यह तो इलेक्शन कमीशन को फैसला करना था। उसके लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। उसमें हमारा दोष क्या है? जी। इस तरह का जो माहौल बन गया है उससे कश्मीरियों पर हमारे देश में हर तरफ काफी जगहों पे हमले हुए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं लोगों से? देखिए, ज्यादा हमले हुए हैं ऐसा तो मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि स्वयं ही मैंने इस संबंध में प्रिकॉशन लिया और एक स्पेशल सेक्रेटरी को पहले दिन ही, जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन मुझे आशंका थी कि हो सकता है कहीं पर कोई ऐसी वारदात देश के किसी भाग में हमारा जो कश्मीर का जो स्टूडेंट है उसके साथ कुछ इस प्रकार की हरकत हो सके। स्पेशल सेक्रेटरी को मैंने बैठा दिया था कि सारे चीफ सेक्रेटरी और डीजीज जो स्टेट्स के हैं उनके साथ वो बात करके इंश्योर करें किसी भी हमारा बच्चे को जो कश्मीर का है, कोई स्टूडेंट यदि कहीं पर भी पढ़ रहा है अथवा कश्मीर का कोई भी व्यक्ति कहीं पर कोई रोजगार कर रहा है तो उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, कोई नाइत्तफाकी उसके साथ नहीं होनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि जहां जहां हमारी पब्लिक मीटिंग्स हुई हैं वहां पर भी मैंने सभी से अपील की है कि कश्मीर के रहने वाले वो सब सारे स्टूडेंट्स, वो सब बच्चे हमारे बच्चे जी, इसलिए उनकी हिफाजत करना, उनको प्यार और मोहब्बत देना ये हमारी जिम्मेदारी है। यहां तक कि पार्टी की बैठकों में, पार्टी की बड़ी बड़ी जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं उसमें भी मैंने अपने बीजेपी के वर्कर्स से भी अपील की है। कश्मीर के बच्चों की सुरक्षा करना ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी इसकी चिंता करनी चाहिए और बराबर वो हमारे कश्मीर के बच्चों के साथ खड़े रहें, क्योंकि मैं जानता हूं हकीकत यह है कि कश्मीर के 90% लोग वो सब बिल्कुल एक शांत माहौल में रहना चाहते हैं, वो भी कश्मीर का विकास अपनी आंखों से देखना चाहते हैं।
जिस प्रकार की हालात इस समय कश्मीर में है, ये उन्हें भी पसंद नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं, और एक हमारा पड़ोसी देश है, उसकी शाह, जिसके कारण कुछ ना कुछ इस प्रकार की हरकतें बराबर कुछ ना कुछ होती रहती हैं वहां। लेकिन आश्वस्त रहिए, रुकेगा। अब बहुत हो गया जी, ये रुकेगा और कश्मीर का डेवलपमेंट भी तेजी के साथ होगा। नेशनल इलेक्शंस आने वाले हैं, चुनाव का माहौल गर्म होता जा रहा है। जरा उस तौर मुड़ते हैं। अभी के जो रिसेंट कुछ ओपिनियन पोल्स आए हैं वो दिखा रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति पहले से काफी बेहतर है। क्या आपको लगता है कि ये बालाकोट स्ट्राइक के बाद ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा जो उठा है, उसको लेकर आपकी पार्टी के प्रोस्पेक्ट ज्यादा अच्छे हुए हैं, आने वाले चुनाव में ज्यादा अच्छे लग रहे हैं? वैसे राहुल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बालाकोट में जो कुछ भी हुआ है अथवा जो भी एयर स्ट्राइक हुई है, उसको चुनावी राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं, और इसीलिए मैंने कहा कि जिन लोगों ने सवाल पूछे उस समय, ये सरकार बतलाए, ये एयरफोर्स के लोग बताएं कि कितने लोग वहां पर मारे गए, तो मैंने कहा कि इस तरीके से जो एक नेशनल प्राइड, राष्ट्रीय स्वाभिमान के जो मुद्दे होते हैं, उन्हें पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए, उनका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसको तो मैं इस रूप में जोड़कर मैं कभी नहीं देखता हूं। बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक होने के कारण हमारी गवर्नमेंट को, हमारी पार्टी को और अधिक चुनाव में कामयाबी हासिल होगी, ऐसा मान के मैं नहीं चलता हूं। ये बहुत कहीं ना कहीं मोदी जी की जो लीडरशिप है उस पर लोगों को ज्यादा विश्वास है कि इस तरह की चीजों से आगे ज्यादा अच्छी तरह से लड़ पाएगी। देखिए, मोदी जी की लीडरशिप का जहां तक सवाल है, मैं हकीकत ये मैं बतलाऊं कि लोगों का विश्वास है कि एक डिसाइसिव लीडरशिप है, निर्णय लेने वाली है, ये एक सरकार है, एक नेतृत्व है मोदी जी का, यह लोगों का भरोसा है, विश्वास है, इसमें कहीं दो राय नहीं। लोग ये भी मानते हैं कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर डेड ऑनेस्ट है, वो कभी करप्शन से कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है, विजनरी है, दूर की देखता है, यह सब एक कल्पना उनके बारे में है। तो आप लोग जब इस चुनाव में आगे जा रहे हैं तो आपके मुद्दे क्या होंगे? किस मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? हम लोग तो चाहेंगे गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट, जो कुछ भी हम लोगों ने किया है उन्हीं को लेकर जनता के बीच जाएंगे, और आगे हम क्या करने वाले हैं इसके लिए हम लोग इलेक्शन मैनिफेस्टो, जिसे हम लोगों ने संकल्प पत्र कहा है, वो भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। वह संकल्प पत्र तैयार करते समय भी हम कॉमन मासेज की एस्पिरेशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने स्वयं ही, हमारे बड़े बड़े लीडर्स भी जा रहे हैं। भारत के मन की बात एक कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया है, लोगों से ये जानना चाहते हैं कि भाई 5 साल हम लोगों ने यह किया, तो आगे हमको क्या करना है, हम यह आपसे जानना चाहते हैं। और उसके लिए कई ऐसी पेटियां बनाई गई हैं जिसमें कि लोग अपने सुझाव देंगे, और ऐसी वेबसाइट्स बनाई गई हैं कि लॉगिन करके लोग अपने सुझाव दे सकते हैं, मिस कॉल देकर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। तो एक बहुत सोच समझकर ऐसा संकल्प पत्र जो कि जन आकांक्षाओं और जन भावनाओं को अपने में समाहित किए हुए हो, ऐसा तैयार करने की हम कोशिश करते हैं। तो उस पर कुछ प्रकाश डालें, 3-4 कोई जो अहम मुद्दे उसमें होंगे जिसको कि आप मैनिफेस्टो होंगे, तो समाज के जो सभी किसानों के लिए भी होंगे, जवानों के लिए भी होंगे, वकीलों के लिए भी होंगे, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी होंगे, और साथ ही साथ देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, यह सब सारी चीजें होंगी। क्योंकि जनता की, देखिए, भारत के आर्थिक विकास को लेकर भी जनता की हमारी सरकार से बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं जी। क्योंकि ये छोटी बात नहीं है कि 4.5-5 वर्षों के अंदर ही भारत हमारी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में इमर्ज होकर आ गया। इकोनॉमी की साइज के मामले में ही देखें तो वर्ल्ड की टॉप 10 कंट्रीज में बिल्कुल लगभग 5th पोजीशन पर पहुंच गया है। 6 पर था, बट दैट इज इट्स टेंडिंग टुवर्ड्स 5वें स्थान पे आने के लिए यूके के आगे आ सकता है। बस आ जाएगा। और ये भी, अच्छा, हम लोग या केवल भारत के इकोनॉमिस्ट नहीं बल्कि सारे विश्व के इकोनॉमिस्ट भी मानने लगे हैं कि बहुत दिन दूर नहीं है कि 10 से लेकर 12 वर्षों के अंदर ही ये भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आ सकता है। बड़ी बात है जी। जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है तो राजनाथ जी, इससे एक जुड़ा हुआ सवाल उभरता है और वो है जॉब क्रिएशन का। तो सब मानते हैं लोग कि जो है पिछले 4-5 सालों में आप 7% प्लस जीडीपी ग्रोथ आपने दी है, काफी कुछ इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आई है, सुधार आया है, सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है पॉजिटिव जी। पर जो जॉब लेड ग्रोथ है, जॉब क्रिएशन एक बड़ा वो रहा है। आंकड़े ये दिखाते हैं कि उस लेवल से, जिस लेवल से ग्रोथ आनी चाहिए थी जॉब्स में, नहीं आ पाई। इसका आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, ये बताइए राहुल जी, एक कोई पॉलिटिकल वर्कर किसी पार्टी का हो,
तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की वाहवाही करने के लिए चार जो है गलत बातें भी बोल सकता है, लेकिन कम से कम आंकड़े तो गलत नहीं बोल सकते जी। आंकड़े यदि गलत होंगे तो कोई ये कहेगा कि नहीं आंकड़े ये गलत हैं, सही नहीं है, इसका वेरिफिकेशन प्रॉपर कर सकता है। लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, जैसे मुद्रा योजना के अंतर्गत ही, मुद्रा योजना के अंतर्गत पहली बार जिन नवयुवकों ने लोन लिया है ऐसी संख्या लगभग 4-4.5 करोड़ की है। केवल मैं मुद्रा योजना की बात कर रहा हूं, स्किल डेवलपमेंट वगैरह सब मैं छोड़ देता हूं। तो जिसने भी लोन लिया होगा बिना कोलेटरल सिक्योरिटी की है, मैंने कोई चीज उसे मॉर्गेज नहीं करनी पड़ेगी, कुछ अपने बंधक नहीं रखनी पड़ेगी, उसको लोन मिलेगा। तो उसको रोजगार, बहुत बड़ा रोजगार नहीं मिला लेकिन छोटा रोजगार मिला, कुछ कामकाज करने का उसे अवसर प्राप्त हुआ, उसके साथ 1-2 लोगों को और कोई लाभ हुआ। दूसरी चीज, सड़कों का निर्माण जहां तक इस देश में है, मैं समझता हूं कि आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में जितनी तेजी के साथ सड़कों का विकास हुआ है, मैं समझता हूं उसको कोई नकार नहीं सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अन्य भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स जितनी तेजी के साथ हुए, एयरपोर्ट्स का जो है को जिस तरीके से डेवलपमेंट किया है, बहुत सारी रेलवे लाइन जितनी बिछाई गई हैं, यह सब सारे चीजें जितनी, अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हम कितनी तेजी के साथ आगे जा रहे हैं। तो ये बताइए, इतने सब सारे काम हुए और रोजगार किसी को नहीं मिला, जॉब अपॉर्चुनिटीज घट गई, यह बात तो बिल्कुल समझ के परे है। बिग पिक्चर कैसे देखते हैं इस इलेक्शन में? पूरा ऑपोजिशन हर जगह एक साथ जुट गया है कि इस बार कुछ भी करके बीजेपी को हराना है। तो इसमें हमारे देश में जो कि कास्ट कॉम्बिनेशन इतना इंपॉर्टेंट होता है, ये महागठबंधन जब मिलकर आपसे लड़ेगा 2019 में, आप अपने आंकड़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूं गठबंधन जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है अथवा उनके साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए गठबंधन एक कंपल्सन होगा। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, मैं राहुल जी ये कहना चाहूंगा कि गठबंधन हमारे लिए कंपल्सन नहीं बल्कि हमारा कमिटमेंट है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको करके हम लोगों ने दिखाया भी है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 24 लोगों को लेकर जो 6 वर्षों तक इस देश में सरकार चलाई है। और यही हम लोगों के साथ 2014 में जो लोग आए, एक आध की बात छोड़ दीजिए, लेकिन मैं कह सकता हूं 2014 में जितने हमारे एलाइज थे, हमारे एलाइज का नंबर बढ़ गया। कुछ निशान छोड़ भी दिया, जैसे चंद्रबाबू जी ने, शिवसेना से भी आप लोगों की नोकझोंक लगी रही अभी तक। लेकिन देखा आपने, नोक झोंक तो किसी से हो सकती है, घर में होती है, कभी कभी अपने बेटे से भी किसी मुद्दे को लेकर हो जाती है, भाई से भी हो जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ते टूट जाते हैं। हमारी शिवसेना के साथ, शिवसेना हमारा बहुत ही पुराना एलाई है। मैं सचमुच, हमको यदि कहना हो तो मैं कह सकता हूँ शिवसेना और जनता दल यू, ये सब हमारी फैमिली मेंबर की तरह है। तो आप अलाइंस पर काफी जोर डाल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अलाइंस के साथ ही आगे चलकर हम लोग चुनाव जीतेंगे, लड़ेंगे, तो अलाइंस पर आपका भी काफी जोर है। हाँ, हम लोग तो लेकर चलेंगे, भले ही हमको क्लियर मेजॉरिटी मिल जाए, लेकिन गवर्नमेंट बनेगी तो सबको साथ लेकर गवर्नमेंट बनेगी, इसे कहते हैं कमिटमेंट, क्लियर मेजॉरिटी। और वो तो महागठबंधन कहते रहे, लेकिन सच्चाई है कि वो गठबंधन भी ठीक तरीके से उनका नहीं हो पाया। महा की बात ही छोड़ दीजिए। तो पिछली बार जो आपको सीट मिली, एक क्लियर मैंडेट मिला, उसमें हिंदी हार्टलैंड, हिंदी बेल्ट का बहुत बड़ा योगदान था। करीब करीब आप लोग 90% से ज्यादा सीट वहां पे जीते हैं। अगर आज देखा जाए तो उस तरह की एक परफॉर्मेंस को रिपीट करना एक असंभव सा लगता है कि हर जगह 2-4 कुछ तो कम होंगी। अब जहां आप 26 में 26 सीट जीते हैं, जहां 29 में 26-27 सीट जीते हैं, उस तरह की परफॉर्मेंस वापस लाना तो मतलब मुश्किल हो सकता है। तो जो लॉस होगा आपको, वो कहां से गेन कहां से आएगा? आप कहां से देखते हैं? 2014 में मैं पार्टी का अध्यक्ष था जिसमें चुनाव हो रहा था, और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार थे। उस समय पार्टी ने प्रोजेक्ट किया था उनको। तो उस समय भी जब हमारी लोगों से बातचीत होती थी तो लोग ये कहते थे कि साहब क्लियर मेजॉरिटी नहीं आ पाएगी, लेकिन इसमें मोदी वेव बहुत है जी, जहां चले जाइए वहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 225 सीट 225 के आसपास पाएगी, उस समय भी लोग कहते थे। कभी कभी हमारी और मोदी जी की भी जब चर्चा होती थी, जब हम लोग प्लेन में जाते थे तो स्टेट्स की हम लोगों की रैलियां साथ हो रही थी, तो उस समय भी तो कभी कभी मैं कहता था, मैंने कहा मोदी जी मुझे लगता है कि हम लोग क्लियर मेजॉरिटी पाएंगे। मोदी जी भी कहते थे कि भाई लोग कहते हैं कि 225 इतना आएगा, लेकिन मैं कहता था कि मुझे लगता है कि हवा जैसी है बाहर, वो देखने के बाद ऐसा नहीं लगता। मोदी जी 225 कहते थे, मिले आपको पूरी नहीं, मोदी जी 225 नहीं कहते, लोग कहते हैं। मोदी जी का कहना था लोग कहते हैं
कि इतनी आएगी। तो मैं भी कहता था, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता, जैसी हवा है उसमें तो क्लियर मेजॉरिटी के अतिरिक्त और कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है। आज भी आपको लगता है कि मोदी वेव उसी प्रकार से है, बनी हुई है? हाँ, देखिए ऐसा है, मैं तो इतना मैं कहना चाहूंगा, 2014 में तो मोदी जी को राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हुए लोगों ने नहीं देखा था, उनके गवर्नेंस के परफॉर्मेंस को उस तरीके से नहीं देखा था। अब गुजरात के रहने वाले लोगों ने उनके गवर्नेंस के परफॉर्मेंस को गुजरात में देखा होगा, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर नहीं देखा था। हाँ, गुजरात के बारे में थोड़ा सुनी सुनाई बात लोगों तक थी, लेकिन इन विगत 5 वर्षों में मोदी जी की गवर्नेंस चलाने की जो स्टाइल है, स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, उसको लोगों ने देखा है, समझा है, और इस कारण मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के प्रति पहले से लोगों का भरोसा और विश्वास बढ़ा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसे सबको सहज रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए, और मैं समझता हूं विरोधियों को भी सच्चाई को स्वीकार करनी चाहिए। 2014 में जीतने के बाद, सेंटर में जीतने के बाद आप लोग तमाम स्टेट इलेक्शंस भी जीते, आपने अपनी बीजेपी की जो है आपने साख बहुत जगहों पे जमाई। एक आध दिल्ली और बिहार आप हार गए होंगे, मगर बहुत सारे प्रदेशों में जीते। यूपी में तो एक हिस्टोरिक जीत थी, बहुत बड़ी जीत थी। मगर इधर जैसे जैसे हम 2019 के इलेक्शंस के पास आ रहे हैं, उस वक्त करीब 3 बड़ी स्टेट्स में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हर जगह सत्ता बदल गई, कांग्रेस की सरकारें आई। इससे क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में कुछ धक्का लगेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जहां तक सवाल है, मध्य प्रदेश में तो मैं ये मानता हूं कि 15 वर्षों से सरकार थी, ये बात सही है। कभी कभी लोग टेस्ट भी बदलना चाहते हैं ना, तो शायद इस कारण कर दिया होगा, लेकिन देखा जाए तो परसेंटेज ऑफ वोट 0.5% भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में कांग्रेस से अधिक है इस असेंबली के इलेक्शन में। हाँ, छत्तीसगढ़ में हमारे हैं, इसे हम स्वीकार करते हैं, लेकिन राजस्थान में भी कोई हमारी बुरी हार हुई हो ऐसा नहीं है। कुछ शायद 1% का या 1.25%, 1.5% का कोई अंतर है, नहीं तो कोई बहुत बड़ी हार नहीं हुई है। लेकिन मैं मानता हूं कभी कभी एंटी इनकम्बेंसी होती है, लोकल एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, लेकिन हम यह मान लेना कि उसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रही है, इस कारण वहां के लड़ाई हारे हैं विधानसभा का चुनाव, यह उचित नहीं होगा। फिर भी आप वहां के लोगों से बातचीत करेंगे, और मैंने विधानसभा के चुनाव के कैंपेन के दौरान भी मैंने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति, हमारे प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का भरोसा और विश्वास बना हुआ था, और लोग कहते थे ठीक है भाई, यहां हमको कुछ नाराजगी है राज्य सरकार को लेकर, लेकिन जब केंद्र सरकार का चुनाव होगा तो हम फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ और मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे। तो आप मान रहे हैं कि स्टेट और सेंटर में लोग अलग अलग तरीके से वोट करते हैं? होता है निश्चित रूप से। यह नहीं कह सकते कि जिन मुद्दों पर विधानसभा के चुनाव में लोग मतदान करते हैं उन्हीं मुद्दों पर लोकसभा में करते हैं, ऐसा नहीं होता। अधिकांश मुद्दे होते हैं जो कि लगभग समान होते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे भिन्न होते हैं। शरद पवार जी ने अभी इधर रिसेंटली कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो जरूर होगी, मगर मोदी जी प्रधानमंत्री वापस नहीं बनकर आएंगे। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि आपके पास इतनी सीट नहीं आ पाएंगी कि मोदी जी सरकार, कोई और मिली जुली सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी औरों के सपोर्ट से, और कोई और लीडर उभर कर आएगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो दिवा स्वप्न है। यह तो अनावश्यक कोई ये ख्याली पुलाव पकाने की कोशिश करे, ये तो बहुत ही विडंबना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई तो मोदी जी प्रधानमंत्री थे और मोदी जी ही प्रधानमंत्री होंगे, इसमें कहीं पर कोई विवाद है ही नहीं, चाहे सीट कितनी भी आए, चाहे सीट जितनी भी आए, सवाल ही नहीं पैदा होता। इस पर तो बहस की कहीं पर कोई गुंजाइश है ही नहीं। लेकिन है, मैंने विरोध पक्ष के लोग करें क्या बेचारे, कहीं ना कहीं तो उनको कुछ गलतफहमी पैदा करने की हरकतें तो करनी जरूरी भी हो जाती हैं। आपके सरकार में जो एक बहुत अच्छे मंत्री हैं जिनका काम की बड़ी सराहना की जाती है, वो है नितिन गडकरी जी। अच्छे हैं, काफी रोड में सबने काम देखा है, नितिन जी ने बहुत अच्छा काम जी, आप भी मानते हैं। इधर बीच कुछ पिछले 2-3 महीनों में 2-3 बार उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिससे ऐसा लगा कि एक बार वो कह रहे थे कि अगर मैं अध्यक्ष हूं पार्टी का तो एमपी और एमएलए जीते हारे वो तो मेरी वो है, और ये उन्होंने कहा सिर्फ 3 चुनाव आप लोग हारे थे। देखिए, नितिन जी के स्टेटमेंट को गलत तरीके से पेश किया गया है जी। और नितिन जी को आज से नहीं, जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे उसके पहले से मैं अच्छी तरह जानता हूं, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जब रहा हूं तब भी हमारे साथ वो काम कर चुके हैं। बीच में वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तब भी मैंने बहुत नजदीक से उनको देखा है। अरे वो आदमी
ये 2-3 बार हुआ, ये 2-3 बार हुआ और उन्होंने कुछ इसमें ज्यादा अपनी सफाई तुरंत दी भी नहीं। हालांकि एक आध इंटरव्यू में बाद में उन्होंने जरूर कहा उन्होंने कि हमारे स्टेटमेंट को गलत तरीके से काफी दिनों बाद तुरंत उन्होंने उस बारे में कुछ वो कहा नहीं, तो लोगों ने एक तरीके की एक कहानी उस पर बन गई कि क्या ये नाखुश हैं, क्या ये नेतृत्व के खिलाफ कुछ कहना चाह रहे हैं। कहानी बनाने वाले कहानी बनाते रहते हैं, जब कुछ नहीं मिल रहा है तो यही सब कहानी बनाएंगे, करेंगे क्या। उत्तर प्रदेश, इस चुनाव का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश है, जहां पर मुझे लगता है कि एक तो सबसे ज्यादा सीटें हैं। आप लोगों ने पिछली बार बहुत कमाल का वहां आपका परफॉर्मेंस रहा, 73 सीट एनडीए को मिली, और आने वाले चुनाव में भी उत्तर प्रदेश की एक अहम भूमिका रहेगी। यहां पर जो गठबंधन है वो मजबूत है, सबसे बड़ा गठबंधन है, 2 बड़ी पार्टी साथ में आई हैं, समाजवादी पार्टी और बीएसपी। और यहां पर यह भी देखा गया है, जैसे कि कैराना में हमने देखा, फूलपुर में देखा, गोरखपुर जो कि मुख्यमंत्री का अपना गढ़ है, वहां पर भी हमने देखा कि आप लोगों को हार करनी पड़ी क्योंकि गठबंधन साथ में आ गया। गठबंधन में अरिथमेटिक एकदम स्ट्रांग है। अगर आप मुस्लिम वोट्स को जोड़ दें, जाटव, यादव, ये सब मिला जुलाकर 40% के ऊपर चला जाता है। और ऐसा कभी हुआ नहीं है, सिर्फ 2014 में छोड़कर, जब आपका वोट शेयर इन लोगों से ज्यादा रहा हो, इन दोनों के कंबाइंड वोट शेयर से ज्यादा रहा हो। तो अगर ये देखें तो आप लोगों को यूपी में आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं कि आप उस तरह की परफॉर्मेंस को रिपीट कर पाएंगे? इसलिए मैं करते हैं उम्मीद, क्योंकि जो कंबाइंड वोट शेयर हम लोगों का उस समय इन दोनों को मिला दीजिए तो अधिक था नहीं, इन दोनों के कंबाइंड 2014 में मार्जिनली आ गया था, कंबाइंड वोट शेयर से हमारा अधिक था जी। तो कंबाइंड वोट शेयर से इस बार भी अधिक रहने वाला है। इसमें कहीं किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये चीज मैंने पहले कहा ना जी। पर इस बार साथ में लड़ रहे हैं, एक ही झंडे में दोनों ने अपनी तस्वीर भी लगा ली है, एक तरफ आती है, एक तरफ साइकिल है, दोनों साथ में जा रहे हैं। बहुत दिखाने की बहुत कोशिश है कि हम लोग एकदम साथ हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज मिल जाएं तो पॉलिटिकल पार्टीज का जो 100% वोट किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाए, आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। बीएसपी का वोट होता है नहीं, अगर आप फूलपुर, कैराना और गोरखपुर देखें, 100% किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हो सकता है जी। नहीं 100% नहीं, पर काफी हद तक। अरे कभी कभी हो गया हो, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो गया हो, विशेष परिस्थितियों में हो गया हो, वो अलग की बात है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। मैं ये बतला दे रहा हूं कि आप उनका ये कंबाइंड जो वोट शेयर है, यदि 2014 के चुनाव में मान लीजिए 40% रहा, तो अलायंस के बाद मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि यह जो वोट शेयर निश्चित रूप से यह कम होगा, क्योंकि अलायंस के बाद इस बात की पक्की गारंटी नहीं रहती कि पूरा का पूरा वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाएगा, इसलिए वोट शेयर यह कम होगा, डेड श्योर। कांग्रेस का जो फैक्टर है, जो अलग से लड़ रही है, उससे आपको क्या लगता है इस प्रतिक्रिया में क्या चेंज होगा? क्या कांग्रेस आपके सवर्ण वोट काटेगी या फिर इसका धक्का महागठबंधन को लगेगा? इसमें आपकी क्या एनालिसिस? कुछ नहीं, हमारे साथ तो केवल किसी एक वर्ग का वोट नहीं है, हमारे साथ तो समाज के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त है। मान लीजिए माइनॉरिटी वोट गठबंधन के संग रहता है, बाकी वोट थोड़ा बहुत आपका भी कटता है, माइनॉरिटी वोट भी हमको प्राप्त होगा, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी वोट हमको बिल्कुल नहीं प्राप्त होगा। माइनॉरिटी वोट्स के ऊपर ठेकेदारी केवल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की हो, माइनॉरिटी वोट हमको क्यों नहीं प्राप्त होगा? लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा हुई है माइनॉरिटीज के अंदर भी इस गवर्नमेंट के आने के बाद। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी केमिस्ट्री जो है वो ज्यादा काम करेगी, एसपी और बीएसपी की अरिथमेटिक में दम नहीं है? नहीं, अरिथमेटिक में उसमें दम नहीं है। और जो कैंपेन चलेगा उसमें मोदी जी और योगी जी दोनों का कितना योगदान रहेगा? दोनों बड़े चेहरे हैं यूपी में, मोदी जी तो नेशनल चेहरा है, योगी जी वहां के चेहरे हैं। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, इसलिए उत्तर प्रदेश में तो स्वाभाविक रूप से दोनों के प्रभाव का लाभ तो मिलेगा ही। आप बहुत बड़े कैंपेनर रहेंगे यूपी में, आप तो हर पहले भी कैंपेन करते हैं। मैं तो ऐसे ही लगा रहता हूँ, भाषण करता रहता हूँ। लखनऊ से लड़ रहे होंगे इस बार? हाँ, लखनऊ से लड़ना, मैं निश्चित रूप से लड़ूंगा लखनऊ से। और मोदी जी बनारस का मुझे बेहद प्यार मिला है। आप लखनऊ से, मोदी जी बनारस से, ये तय है? हम मोदी जी भी बनारस से ही लड़ेंगे। करीब 2 दशक के बाद इस वक्त जो है बीजेपी की सरकार यूपी में भी है और सेंटर में भी है, तो इसका कुछ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आ सकता है यूपी में? मैं अभी भी यूपी के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने प्रो इनकम्बेंसी रहेगा, एंटी इनकम्बेंसी का सवाल ही नहीं। सुना है कि काफी तादाद में जो है टिकट कटने वाली है इस बार, कुछ लोग कह रहे हैं कि करीब 25-30 टिकट भी कट सकती हैं। अब क्या होगा, कैसे होगा, मैंने काफी सारे 2-4 सांसदों ने तो जो है, एक आध लोग ने छोड़ भी दिया है।
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब भी कोई चुनाव आता है तो उसमें जो तो क्राइटेरिया क्या रहेगा? विनेबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, जो जीतेगा उसको टिकट मिलेगा, कि कोई और भी क्राइटेरिया हो सकता है? विनेबिलिटी एक मेजर फैक्टर होता ही है, उसके अतिरिक्त भी अन्य भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। कौन पार्टी का कितना पुराना है, क्या है, पार्टी के लिए क्या उसका कंट्रीब्यूशन है, अथवा यदि बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में यदि वो कभी काम किया है, सोशल कल्चरल, इसमें उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ये सब कई चीजें देखकर ही कैंडिडेचर के बारे में फैसला करते हैं। और यूपी में कुछ जो गठबंधन आप लोग बना रहे हैं वो भी काम करेंगे? आपको लगता है कि अपना दल और ओम प्रकाश राजभर जो है आपके साथ दिल से साथ में आपके जुड़े हुए हैं? हाँ सर, नहीं, सबका दिल जीतने में हम लोग पूरी तरह से कामयाब है। अगर 2014 में एसपी, बीएसपी और आरएलडी का वोट मिला दें तो करीब 56 सीटों पे बीजेपी आगे थी। एसपी और बीएसपी के वोट शेयर जोड़ दें तो पिछले 3-4 इलेक्शन में 48 से 50% का जो है वोट मिलता है उनको, गठबंधन को। आपको इसके बाद भी उम्मीद है कि आपको ज्यादा लॉस यहां नहीं होगा? फिर भी 1-2% हम अधिक है ना। हाँ, नहीं, वो तो जीतेंगे, पक्की गारंटी है। प्रियंका गांधी का इस बार राजनीति में आना, फॉर्मली आना, और इस बार ज्यादा एक्टिवली कैंपेन करना, सुना है कि इस बार सिर्फ वो अपने 2 जो उनकी जो सीट थी, फैमिली सीट्स के आगे भी जा रही हैं, यूपी में कैंपेन करी। इसको आप कैसे देखते हैं? देखना क्या है, सब काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रही हैं, जैसे सभी बहुत सारे तो मतलब आपको लगता नहीं कि कोई विशेष फर्क पड़ेगा उनके आने से? नहीं, कोई विशेष फर्क, प्रियंका फैक्टर नहीं है यूपी में? नहीं, वो राजनीति में काम करना चाहती हैं, राजनीति में काम करें, इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए, ना हमको कोई आपत्ति है। बहुत लोग राजनीति में हर साल आते रहते हैं, नए नए लोग आते रहते हैं। अभी भी एक और सवाल यूपी पे पूछना चाह रहा हूं, आप शिक्षक भी रहे हैं, अगर आपसे बोला जाए कि उत्तर प्रदेश योगी सरकार का आप मार्कशीट में जो है नंबर लिखें, तो आप उनको कितने नंबर देंगे आप योगी सरकार को? मैं इस समय शिक्षक की जिम्मेदारी में छोड़ चुका हूं, इसलिए नंबर नहीं देता, बट योगी गवर्नमेंट इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, बहुत अच्छा काम कर रही है। मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और वहां पे लीडर वो अकेले योगी जी हैं। एक समय में मुझे याद है जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो कहा जाता था कि यूपी में 4.5 मुख्यमंत्री हैं, एक तो मुलायम है, उनके 2 भाई हैं, 3 आजम खान, 4 और आधे मुख्यमंत्री अखिलेश जी हैं। आज भी कुछ स्थिति 4 मुख्यमंत्री टाइप की वहां पे है। नहीं, योगी जी अकेले मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम हैं जो कि काफी पावरफुल हैं, और सुनील बंसल जी हैं जो आपका मुख्यमंत्री एक ही है हमारे यहाँ, मुख्यमंत्री नेतृत्व पूरा, फाइनल डिसीजन मुख्यमंत्री लेता है साहब, और सब लोग उनके पीछे हैं, सब साथ में लड़ रहे हैं। बिल्कुल, सब साथ हैं। हमारे यहाँ कोई किसी के पीछे नहीं रहता, सब साथ खड़े रहते हैं। ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में कोई बहुत आगे होता है, सब पीछे रहते हैं, हमारे यहाँ सब साथ खड़े रहते हैं नेतृत्व के। ऑपोजिशन पार्टीज जो है इस सरकार को एक और अहम मुद्दे पे घेरना चाह रही हैं, वो है रफाल का मुद्दा, और इसमें बहुत सारी पिछले 3-4 महीनों में बहुत पहल हो चुकी है। पर सबसे बड़ा जो मुद्दा उभर के आया है कि कांग्रेस और ऑपोजिशन पार्टीज ऐसा दर्शाना चाहती हैं कि इसमें कुछ दाल में कुछ काला था, और इसके लिए ये तरह तरह की चीजें बाहर आती हैं। और ये भी देखा गया है कि उसमें सीधे नेगोशिएशन में भी पीएमओ सीधे नेगोशिएट कर रहा था, डिफेंस मिनिस्ट्री को शायद बाईपास जैसा सा किया गया। तो आप मानते हैं ये सही है, ऐसा होना चाहिए? मैंने कैसे, ये बात कहां से निकल कर आई कि केवल वो नोटिंग्स जो फाइल में नोटिंग्स थी जो, नहीं, यह तो उनका केवल आरोप है ना, यह आरोप तो पूरी तरह से बेबुनियाद है, निराधार है। दूसरी चीज, सचमुच जहां तक कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट का प्रश्न है, पिछले 30 वर्षों से आप समझिए एक बिल्कुल सेकंड जनरेशन जो फाइटर प्लेन्स परचेज किए जाने चाहिए थे, आवश्यक जो था भारत के लिए, इस काम को तो यूपीए ने किया नहीं। पहली बार हमारी सरकार ने चटपट इतना बड़ा फैसला किया है, इसके लिए तो हमारी सरकार का स्वागत किया जाना चाहिए, और कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट को कंडेम किया जाना चाहिए। 30 साल तक नेक्स्ट जनरेशन की कोई फाइटर प्लेन ही भारत जैसा देश न खरीदे, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। निर्णय लेने वाली हमारी सरकार है, चटपट हमारी सरकार ने निर्णय तो लिया, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और उल्टे ये सरकार पर लोग बेबुनियाद निराधार आरोप चस्पा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहां का इंसाफ है। और एक बार बीच में हवा फैला दी, फाइल चोरी हो गई, फाइल चोरी हो गई। कहां फाइल चोरी हुई है? सारी फाइल डिफेंस मिनिस्ट्री में मौजूद है, मामला कोर्ट में है, कोर्ट मंगाकर पूरी फाइल को देख सकता है। दोषी तो वे लोग हैं जिन्होंने कि उसकी फोटो स्टेट कराने की इधर उधर से कोशिश की। फाइल लीक हो गई, फोटो स्टेट कॉपी लीक हो गई, आपने कहीं से लीक हुई है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई की जानी चाहिए, वो लोग पनिश किए जाने चाहिए जिन लोगों ने कॉन्फिडेंशियल पेपर्स को जो है उसको फोटो स्टेट कराने की कोशिश की। मामले की इन्वेस्टिगेशन डिफेंस मिनिस्ट्री करा रही है, जो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे पनिश किए जाएंगे।
एक साल पहले तक राजनाथ जी राम मंदिर का मुद्दा काफी गर्म था। लोग ये तक कहते थे कि अगले चुनाव तक ये एक अहम मुद्दा होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस मुद्दे को लेकर आगे चुनाव लड़ेंगे। बहुत सरगर्मी थी इस मामले में, काफी सारे आंदोलन भी हुए इसको लेकर। इधर पिछले 2-3 महीनों से मैं देख रहा हूं कि इस पर इसकी कुछ ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। मोदी जी, अमित शाह, आप जैसे वरिष्ठ नेताओं, सभी लोगों ने कह दिया है कि जो होगा द लॉ विल टेक इट्स कोर्स, और इसकी चर्चा सडनली जो है खत्म हो गई है। कहीं ना कहीं क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो देश का नौजवान है आज राम मंदिर के मुद्दे से उतना जुड़ा नहीं है जितना कि डेवलपमेंट के मुद्दे से जुड़ा हुआ है या जॉब क्रिएशन से जुड़ा हुआ है, जो उसकी अपनी जो जिंदगी है उसके अहम मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे? क्या आपको ऐसा लगता है? भगवान राम के साथ सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए किसी का जुड़ाव नहीं है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। पर इस बार लेकिन जहां तक राम मंदिर का प्रश्न है, देखिए एक प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट में इस समय चल रहा है और एक उन्होंने टीम बनाई है जो कि इस समय मध्यस्थता कर रही है। अब देखिए 2 महीने का समय दिया है, 2 महीने में इसके परिणामों को देखा जाना चाहिए। लेकिन राम मंदिर इतनी जल्दी बनेगा, मैं कहना चाहता हूं कि उससे हम लोगों को खुशी होगी जी। और जो लोग ये हवा फैलाने की कोशिश करते हैं कि देश का मुस्लिम नाराज होगा, ये सब गलत बात है, कभी नहीं। मैं जानता हूं अधिकांश हमारे मुस्लिम दोस्तों से बातचीत भी होती है, हाँ साहब ये सब चीज अब खत्म होनी चाहिए, मंदिर बन जाए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि गरीबों के लिए मिनिमम इनकम की गारंटी का ऐलान भी किया है। क्या आपको लगता है कि ये हो सकता है? मैंने कहा वो तो ऐलान किया है ना, हम लोगों ने तो कर दिया है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, असंगठित क्षेत्र के कर्मियों के लिए आपने देखा होगा कि 3,000 रुपये 60 साल की उम्र के बाद पेंशन की मुकम्मल व्यवस्था कर दी। इससे बड़ी बात क्या होगी? किसानों के लिए इनकम सपोर्ट, पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार इनकम सपोर्ट का सिलसिला किसी गवर्नमेंट ने प्रारंभ किया है, तो हमारी गवर्नमेंट ने प्रारंभ किया जी। इन लोगों ने अब तक केवल कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के शासनकाल में 2008 में एक बार की और 50-52 हजार करोड़ रुपया कर्ज जो है किसानों का माफ किया था, उसको लेकर के बिल्कुल डंका पीटते रहे। हम लोगों ने एक ही बार में 75,000 करोड़ एक साल, हर साल 75,000 करोड़ का इनकम सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट किसानों को देने जा रही है और आगे यह बढ़ेगा भी, जरूरत होगी तो बढ़ेगा, क्योंकि हमें उस टारगेट को अचीव करना है जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि 2022 यानी 2022 आते आते हम किसानों की आमदनी आज की जस्ट डबल, 2 गुना कर देंगे। उस टारगेट को अचीव करने के लिए जितना भी इनकम सपोर्ट कर देने की आवश्यकता होगी अथवा इनपुट कास्ट को कम करने की आवश्यकता होगी, वो हम लोग करेंगे। आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे, ये फार्मर लोन वेवर हर स्टेट जो देता रहता है, ये कहां ये किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे किसानों की आमदनी बढ़े, 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए। और सच्चाई यह है कि हम तो ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं किसान का बेटा भी यह सोचने लगे कि हम भी किसान बनेंगे। यह भाव उसके मन में पैदा जिस दिन होगा, उस दिन मैं समझता हूं कि बीजू जनता दल ने अभी महिलाओं के लिए 33% सीटें देने की बात कही है। किसने? बीजू जनता दल, नवीन पटनायक जी ने। टीएमसी ने तो और भी एक कदम आगे कहा है कि 41% को रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्या बीजेपी भी इस तरह की बात कह सकती है कि 33% जो उम्मीदवार होंगे वो महिलाएं होंगी? नहीं, महिलाओं के का रिजर्वेशन होना चाहिए, महिलाओं को अधिक से अधिक स्थान मिलना चाहिए संसद में और साथ ही साथ विधानसभा, विधान परिषद में। इसकी पक्षधर तो हमारी पार्टी बहुत पहले से रही है। और सबकी बात छोड़िए, आज सब लोग चुनाव आ गया तो थोड़ा परसेंटेज बढ़ा दिया होगा महिलाओं का, तो लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमने 30% कर दिया, 40% कर दिया परसेंटेज महिलाओं का, रिजर्वेशन हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि हिंदुस्तान की अकेली पॉलिटिकल पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी है। जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था ना जी, तो इस भारतीय जनता पार्टी में 33% महिलाओं का रिजर्वेशन पहली बार हम लोगों ने सुनिश्चित किया था। पहली बार, पहली पॉलिटिकल पार्टी हमें, तो पहले लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी में महिलाओं का रिजर्वेशन तो इंश्योर करें, तब आगे की बात करें। संसद में भी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, यह सिलसिला तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही प्रारंभ किया था ना। लेकिन आपस में पॉलिटिकल पार्टीज की सहमति नहीं बन पा रही है, इस कारण मामला अधर में लटका हुआ है। अब ये लोग क्या बात करेंगे विमेन रिजर्वेशन का? आपने अटल जी की बात करी तो उससे मुझे एक सवाल आया। आज की भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी से कितनी अलग है और कैसे? नहीं, वही है, अंतर क्या?
भारतीय जनता पार्टी जब बनी थी तो वही भारतीय जनता पार्टी थी, अटल जी के समय भी वही भारतीय जनता पार्टी थी, आज भी वही भारतीय जनता पार्टी है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है, उसकी ताकत बढ़ती चली जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की अकेली एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बन गई कि हम ये कह सकते हैं विश्वास के साथ कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है तो अकेली पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी। अगली बार सरकार अगर आप लोगों की बनी, जैसा कि आपका दावा है, तो आपको लगता है कि अमित शाह जी सरकार में आएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो अगला भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट कौन होगा? अरे कौन कहा जाएगा, कुछ कहा जा सकता है, सरकार बन जाने दीजिए, कौन आप होगा। बार बार बात करते हैं कि जब आप अध्यक्ष थे उन दिनों की आप बहुत बातें करा करते हैं, आपने बहुत काम भी किया था। बातें क्या, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन जो काम हुए हैं उसकी चर्चा तो करनी ही चाहिए, स्वाभाविक है। अब महिला रिजर्वेशन के संबंध में आपने कहा तो उसमें मैं अध्यक्ष था, इसलिए उसकी चर्चा की। मैं आपको बहुत सालों से जानता भी हूं और जो आपकी छवि लोगों में भी है, एक मिलनसार नेता की है। आपने, मुझे याद है जब अध्यक्ष थे तो भी जो मोदी जी के चारों तरफ एक कंसेंसस बनाना था उसमें भी आपने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उसके पहले भी आप भारतीय जनता पार्टी के लिए तमाम तरह के अलाइज से बात करके उनको मिलाकर जोड़कर रखना चाहते थे। आज जब आप देखते हैं उन दिनों को तो आपको लगता है कि आज जो है विपक्ष में कोई आपको दोष दिखाई देता है कि ज्यादा लड़ाई, ज्यादा झगड़ा, ज्यादा द्वेष, ज्यादा रंजिश है? पहले ऐसा नहीं हुआ करता था विपक्ष में ना जी। सरकार के साथ भी जो एक रिलेशनशिप होती थी वो पहले से बदतर हुई है, पहले से अच्छी नहीं हुई है। नहीं, कोई नाराजगी होगी विपक्ष की तो उसे ठीक करेंगे, सरकार बनने दीजिए, विपक्ष भी सहयोग करे, सरकार हमारी बन जाए, उसके बाद मिल बैठकर ठीक करेंगे सब। नहीं, एक माहौल जो है, एक माहौल जो से पहले हुआ करता था मिलजुल के काम करने का, वो पिछले 5 सालों में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा ज्यादा रहा है, पार्लियामेंट को फंक्शन नहीं करने दिया जाता है, ये सब पिछले 4, 5, 6 सालों में ज्यादा हो रहा है उसके बनस्पत की उसके पहले। हाँ, हमारे पहले की अपेक्षा जो है विपक्ष ने बहुत ज्यादा अवरोध पैदा किया भारत की संसद में, सच है। और विपक्ष हमसे नाराज क्यों होगा? नाराजगी का कोई ऐसा कारण नहीं है, किसी के साथ कोई बदसलूकी तो कभी हुई नहीं है। जो उचित सम्मान देना चाहिए एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष को, वो विपक्ष को सम्मान दिया है और देते रहेंगे। राजनाथ जी, हम आपसे मिलते रहेंगे। आपने हमको इतना समय दिया, हमारे नेटवर्क से बात की, इसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ऑल द बेस्ट फॉर द इलेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, थैंक यू।